अभी तक हमने संविधान के बहुत से टॉपिक कवर कर लिए हैं और जो हमारा टॉपिक चल रहा था जिसमें हम आज क्लास कंटिन्यू करेंगे आगे, वो टॉपिक था संसद। संसद के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो थोड़ा सा हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि संसद क्या है। संसद संघ की विधायिका है जो संघ के लिए कानूनों का क्या करती है, निर्माण करती है। संघ की विधायिका है जो कानूनों का निर्माण करती है। ये राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा और लोकसभा, इनसे मिलकर इसका निर्माण होता है। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर संघ की विधायिका यानी संसद का निर्माण होता है या गठन होता है आर्टिकल 79 के। सॉरी, उसके बाद हमने संसद का पहला सदन जिसे हम राज्यसभा कहते हैं या जो उच्च सदन है संसद का, उस सदन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे और उसमें हमने बहुत सी चीज़ों को कवर कर लिया था। अब जो हमारा इसमें आगे का टॉपिक बचता है वो बचता है संसद के सदस्यों का कार्यकाल। आइए इस पर चर्चा करते हैं। हमने मुख्य बातें चर्चा की थी कि इसकी संख्या कितनी होती है, किस प्रकार से इसका गठन होता है, सदस्यों का निर्वाचन कैसे, इन सभी बिंदुओं पर हमने प्रीवियस क्लास में चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम जानेंगे कि कार्यकाल क्या होता है, इसके जो सभापति हैं वो कौन होते हैं, उपसभापति कौन होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे निर्वाचित होते हैं, इनके बारे में। और हम इसमें आज जानेंगे कि राज्यसभा के पास जो दो स्पेशल पावर है, विशिष्ट शक्तियां, जो उसकी दो स्पेशल पावर्स हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। देखिए, यहां पर हमने राज्यसभा का कार्यकाल के बारे में नहीं बताया है। हम यहां पे जो लिख रहे हैं हेडिंग, वो लिख रहे हैं राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका कभी भी विघटन नहीं होता है। अगर लोकसभा का कार्यकाल की बात करते हैं तो आपको पता है लोकसभा एक स्थायी सदन नहीं है, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद या उससे पहले उसका विघटन हो जाता है। इसलिए उस सदन की जो सीमा है उसके जो है वो 5 वर्ष की होती है। लेकिन राज्यसभा एक स्थायी सदन है और स्थायी सदन होने के नाते इसका कभी भी विघटन नहीं होता है, परंतु इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो इसमें पहला बिंदु जो है बेटा वो क्या है, ये एक स्थायी सदन है। क्या है? स्थायी सदन। और इसका कभी भी विघटन नहीं होता है। इसका विघटन, डिसॉल्व कभी नहीं होती, विघटन नहीं होता है। बात समझ में आई? इसका कभी भी क्या होता है, विघटन नहीं होता है। इतनी बात बेटा क्लियर हुई। अब देखिए, जो इसके सदस्य हैं, मैक्सिमम 250 सदस्य होते हैं। इन 250 सदस्यों की बात करें तो इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं, इनका जो कार्यकाल बच्चा होता है वो होता है 6 वर्ष का। कितना होता है? 6 वर्ष का। क्या होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का है? 6 वर्ष का है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का कार्यकाल इनका होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, इनका कार्यकाल तो 6 वर्ष का होता है, लेकिन नए सदस्य आएंगे कैसे? जब ये डिसॉल्व नहीं हो रहा है लेकिन कार्यकाल सीमित, तो नए सदस्य कैसे आएंगे? तो बेटा नए सदस्य कैसे आते हैं
कि 2 वर्ष के अंतराल पर, कितने 2 वर्ष के अंतराल, प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर जो राज्यसभा है इसके 1/3 सदस्य, कितने 1/3 सदस्य क्या होते हैं, सेवा मुक्त होते हैं, यानी वो रिटायर होते हैं, सेवा मुक्त होते हैं, यानी वो क्या होते हैं, रिटायर होते हैं। तो बात समझ में आई कि जो राज्यसभा है वो स्थायी सदन है, परंतु उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लेकिन एक चीज यहां पर याद रखिएगा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का है, सभापति का नहीं है। सभापति उपराष्ट्रपति है तो उसका 5 वर्ष का ही रहेगा, लेकिन उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। बात समझ में आ रही है? तो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है और इसके जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर सेवा मुक्त हो जाते हैं, और जब वो सेवा मुक्त होते हैं तो वहां पर क्या है, नया सदस्य आ जाता है। मेरी बात समझ में, वहां पर नया सदस्य आ जाता है। तो इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहां पर आगे क्या है, आगे है राज्यसभा का पदेन सभापति, कि जो राज्यसभा है उसकी बैठकों को, उसकी कार्रवाइयों को चलाएगा कौन, तो उसकी बैठक और कार्रवाइयों को चलाने का अधिकार किसको है, कौन करेगा, तो इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए राज्यसभा जो होती है बेटा, इसके 2 लोग होते हैं, एक होता है सभापति और दूसरा कौन होता है, उपसभापति। 2 लोग होते, एक सभापति होता है, एक होता है उपसभापति। सभापति जो होता है ये होता है भारत का उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। जो सभापति है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। अगर प्रश्न आपसे बनता है, पूछा जाता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का सभापति बेटा कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। अब उपराष्ट्रपति जब राज्यसभा का पदेन सभापति है तो कौन होगा, इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा बच्चा, इसका कार्यकाल होगा 5 वर्ष का। कितने वर्ष का, 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होगा, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति है। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखिए उपसभापति की बात करते हैं। उपसभापति क्या है, ये राज्यसभा का सदस्य होता है। ये राज्यसभा का क्या है, सदस्य। जब राज्यसभा का सदस्य उपसभापति है तो इसका बच्चा कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, इसका कार्यकाल बेटा कितने वर्ष का होगा, 6 वर्ष का होगा। क्यों, क्योंकि मैंने पहली ही लाइन में आपको यह समझा दिया है कि उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का है, 6 वर्ष का है। तो इससे आप एक बात जान सकते हैं कि जो राज्यसभा का सभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। बात समझ में आ रही है, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत? अब देखिए उपराष्ट्रपति और उपसभापति, अगर हम यहां पर बात करें कि ये इन कार्यकाल है, इन दोनों को हो गया, ये तो उपराष्ट्रपति है, इसका निर्वाचन की पद्धति, सब चीजों की चर्चा हम उपराष्ट्रपति वाले टॉपिक में विस्तार से कर चुके हैं कि ये किस प्रकार निर्वाचित होता है, किस प्रकार ये हटाया जाता है। बात यहां पर आएगी उपसभापति का। तो उपसभापति कैसे बनता है बताइए। तो देखिए राज्यसभा का सदस्य है तो ये क्या होता है, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा क्या होता है, निर्वाचित होता है या चुना जाता है, चुना जाता है, ये चुना जाता है, सदस्यों द्वारा चुना जाता है।
बात समझ में आ रही है कि जो उपसभापति है वो जब राज्यसभा के सदस्य हैं अपने में से किसी सदस्य को उपसभापति के रूप में चुन लेते हैं। अब देखिए यहां पर दो चीजें हैं कि अब इनका कार्यकाल तो है लेकिन इनको हटाओगे कैसे? तो दो चीजें हैं। सभापति, अगर राज्यसभा, देखिए राज्यसभा, क्योंकि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? अगर राज्यसभा तत्कालीन सभी, मतलब जितने सदस्य हैं तत्कालीन सभी सदस्यों, जितने सदस्य तत्काल में हैं तत्कालीन सभी सदस्यों की सहमति से, तत्कालीन सभी सदस्यों की सहमति से क्या करे? प्रस्ताव पारित कर दे, यानी सभी सदस्यों के बहुमत से, मेजॉरिटी से क्या पारित कर दे? प्रस्ताव पारित कर दे। किस लिए पारित कर दे? और लोकसभा सहमति दे दे, सहमति दे दे, तो क्या होता है? तो सभापति पद मुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पद से हट जाएगा या पद मुक्त हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तब जो सभापति है वो क्या होगा? पद मुक्त हो जाएगा, अपने पद से हटा दिया जाएगा। एकदम क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? अब देखिए उपसभापति की बात करें, इसके लिए भी यही प्रोसेस है, यानी राज्यसभा के सदस्य तत्कालीन संख्या से बहुमत पारित कर दें कि उपसभापति को उसके पद से हमें हटाना है, तो वो उसके पद से हटा दिया जाएगा। यहां तक कि कोई समस्या हो तो बताइए, यहां तक कोई समस्या? चलिए आगे देखते हैं। अब सभापति के कार्य क्या हैं? सभापति के कार्य क्या होते हैं? सभापति के कार्य होते हैं राज्यसभा को संचालित करना। देखिए शक्तियों की बात करें, सभापति की क्या है? राज्यसभा की कार्यवाही को संचालित करना। जो राज्यसभा है उसकी जो कार्यवाही है वो कैसे संचालित होती हैं, इसका निर्णय कौन लेगा? सभापति लेते हैं। फिर दल बदल के आधार पर सदस्यों की जो योग्यता का प्रश्न उठता है उस पर भी ये निर्णय लेता है। आगे देखिए क्या है कि ये वोट करता, क्या निर्णायक मत देता है, निर्णायक मत देता है। बात समझ में? निर्णायक मत का मतलब यह है कि अगर दोनों पक्षों में, पक्ष और विपक्ष के जो वोट हैं वो बराबर हो जाते हैं तो यह निर्णायक मत दे देता है। इतनी बात क्लियर हुई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब राज्यसभा के जो सभापति हैं उनके बारे में हमने जान लिया, उनकी शक्तियों के बारे में, कार्यकाल कैसे पद से हटे, सब चीजें जान ली। अब वहां पर एक चीज यहां पर होती है, क्या है वो चीज को समझिए कि शक्तियां क्या हैं। अब देखिए शक्तियों की अगर बात करेंगे तो क्या शक्तियां इसके पास हैं? शक्तियों मतलब है कि विधेयक पर इसके पास क्या शक्तियां, विधेयक पर इनके पास क्या शक्तियां। अब यहां पर हम एक चीज सबसे पहले जानेंगे, राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियां या स्पेशल पावर क्या है? राज्यसभा की विशिष्ट शक्ति या स्पेशल पावर क्या है? विशिष्ट शक्ति देखिए राज्यसभा के पास दो विशिष्ट शक्तियां हैं, अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312, यानी
आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312, 312 और 249, दो प्रकार की इसके पास एक विशिष्ट शक्तियां हैं। एक शक्ति का वर्णन किया गया है 249 में और एक शक्ति का वर्णन किया गया है 312 में। ये दो इसकी स्पेशल पावर है। अब दोनों के बारे में हम चर्चा करते एक एक करके। देखिए यहां पर एक चीज समझिए, शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा कैसे होता है। संघीय व्यवस्था में शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया है। किस प्रकार से, देखिए सूचियां होती हैं। एक है संघ सूची, एक राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? किसको है बच्चा? संसद को। कौन बनाता है? संसद इसके बारे में कानूनों का निर्माण करती है। फिर राज्य सूची के जो विषय हैं इस पर कानून कौन बनाता है? राज्य का विधान मंडल। राज्य का विधान मंडल। और इस पे कानून कौन बनाता है? राज्य भी बनाता है और संघ भी बनाता है। दोनों बना सकते हैं इस पे कानून, लेकिन प्रभावी हमेशा संघ का होता है। अगर एक विषय है और उस पे दोनों ने कानून बनाया है तो प्रभावी होता है संघ का। यह है कंडीशन। अब एक चीज सोचो, राज्य सूची के विषय पर अगर इनको कानून बनाना पड़ जाए, संसद को कानून बनाना हो, राज्य सूची का, शब्दों पे मेरे ध्यान दीजिए कि राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाना है, किसको? संसद को बनाना है। तो सॉरी, तो कैसे कानून बनाएगी संसद राज्य सूची के विषय पर? क्योंकि संघीय ढांचे की विशेषता ही यही है कि शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा, शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर। और सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब यह है कि विषयों का स्पष्ट बंटवारा, और वो विषय जिस भी सूची में रखे जाएंगे वो सूची पर कानून का निर्माण वहां की विधायिका करेगी। जैसे अगर कोई राज्य सूची का विषय, अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस राज्य सूची का विषय है, तो राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बना रहा है? बना रही है राज्य का विधानमंडल। इसीलिए देखिए हर स्टेट के पुलिस का वेतन या उनकी प्रक्रिया या उनके पदों के नाम लगभग है तो समान, लेकिन अलग अलग है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है? राज्य का विधानमंडल। और वही संघ सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है? जैसे हम सेना की बात करें, सेना किसकी बात कर रहे? सेना की बात कर रहे। सेना संघ सूची का विषय है और संघ सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है। बात समझ में आ रही? लेकिन अगर कोई ऐसा विषय है जिस पर संसद चाहती है कि हम कानून बनाएं, लेकिन वो राज्य सूची का विषय है, तो कानून नहीं बन पाएगा। उसकी एक प्रक्रिया है, एक पावर है, उसी पावर को राज्यसभा की स्पेशल पावर कहा जाता है। आर्टिकल 249 में यह पावर लिखी गई है। क्या है? देखिए, आइए देखते हैं। अनुच्छेद 249 क्या है? कहता है कि राज्य सूची का कोई विषय है, ठीक, ये विषय है। अब इस विषय पर कानून बनाना चाहती है संसद, तो संसद अगर कानून बनाएगी तो उसमें होगा क्या? इसमें यह होता है कि यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले
सदस्यों के 2/3 बहुमत से 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे। क्या प्रस्ताव पारित करे? कह रहा है कि राज्यसभा अगर उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की कुल सदस्य संख्या का क्या करे, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे और प्रस्ताव पारित करके इस विषय को घोषित कर दे राष्ट्रीय महत्व का विषय। यानी राज्य सूची के किसी विषय को अगर राज्यसभा राष्ट्रीय महत्व का या राष्ट्रीय हित का विषय घोषित कर देती है तो इस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। किसको? संसद को प्राप्त हो जाता है। अब इस विषय पर कानून कौन बना सकता है? अब इस विषय पर कानून संसद के द्वारा बनाया जा सकता है। एकदम क्लियर है? कोई डाउट है? तो ये है 249, आर्टिकल 249। ये स्पेशल पावर है। कहता है कि अगर राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित के महत्व का विषय घोषित कर देती है तो संसद को उस पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है और यह 1 वर्ष तक प्रभावी रहता है। यही है आर्टिकल 249। मेरी बात समझ में आई? अगर संसद चाहती है, देखो स्पेशल पावर, अगर राज्यसभा नहीं पारित करेगी तो नहीं बना पाएंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए अगला देख लेते हैं। जो अगली स्पेशल पावर है वो 312 है। क्या है? अनुच्छेद 312, आर्टिकल 312। क्या है 312 भाई? 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? नई अखिल भारतीय सेवाएं, नई अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विस, अखिल भारतीय, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईईएस, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईईएस, ये सेवाएं अखिल भारतीय सेवाएं बोली जाती हैं। इनका रिक्रूटमेंट कौन करता है? इनका रिक्रूटमेंट यानी इनकी भर्ती संघ की संस्था करती है जिसका नाम है यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। लेकिन ये कार्य कहां करते हैं? ये राज्यों में कार्य करते हैं। अब आर्टिकल 312 कहता है कि नई अखिल भारतीय सेवा तभी आएगी जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे। किससे? 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे। कहता है कि जब राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है तो संसद नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। 312 यही आर्टिकल कहता है कि नई अखिल भारतीय सेवा तभी आएगी जब राज्यसभा इस पर प्रस्ताव पारित कर दे। तो ये राज्यसभा की 2 स्पेशल पावर हैं। बात समझ में आ रही? ये राज्यसभा की 2 स्पेशल पावर है। अब विधेयक की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा यहां पर पढ़ेंगे और इसको डेप्थ में पढ़ेंगे हम आगे जब हम संसद की विधायी प्रक्रिया को पढ़ा रहे होंगे। देखिए विधेयक की बात कर लेते हैं। राज्यसभा के पास और कौन कौन शक्तियां हैं? ये तो विशिष्ट शक्तियां हैं। देखिए साधारण विधेयक, ये तुलनात्मक है। शक्तियां राज्यसभा, देखो एक बात समझो बच्चा, हमारी एक बात समझो पहले। विधेयक पर दोनों की शक्तियां बराबर है। राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियां बराबर हैं। कि विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां बराबर हैं। लेकिन जब विधेयक अपने नेचर के अनुसार डिवाइड होता है, जब विधेयक अपने नेचर के अनुसार आगे विभाजित किया जाता है तो वो वहां पर जाकर क्या है, शक्तियों में उतार चढ़ाव आ जाता है।
तब शक्तियां बदल जाती हैं। देखिए, साधारण विधेयक की अगर हम बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शक्तियां बराबर हैं, साधारण विधेयक पे बात करें। और अगर हम धन विधेयक की बात करें बेटा, इन सब विधेयकों के बारे में अगली क्लास में जब हम संसद की विधायी प्रक्रिया पढ़ाएंगे तो विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे इन पे। अगर धन विधेयक की बात करें तो राज्यसभा की शक्ति लोकसभा की तुलना में कम है, क्योंकि 14 दिनों तक ही रोक सकते हैं और 14 दिनों के बाद स्वतः ही पारित मान लिया जाएंगे, चाहे ये करे चाहे ना करे। बात समझ में आ रही है? अगला देखिए, अगर हम बात करते हैं वित्त विधेयक की, तो लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां बराबर है। साधा उसकी संविधान संशोधन विधेयक की बात करें तो दोनों की शक्तियां बराबर है। बात समझ में आ रही है? तो यह है एक शक्तियों का मोटा मोटा बंटवारा कि किस प्रकार कैसे शक्तियां ज्यादा है, लेकिन विधेयक पर दोनों सदनों की शक्तियां बराबर हैं। लेकिन आगे जब विधेयक अपने नेचर के अनुसार डिवाइड होता है, जैसे धन विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक है, वित्त विधेयक, तो यहां पर शक्तियों में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। बात समझ में आ रही है? तो आगे की क्लास में हम इसे लोकसभा पढ़ेंगे और लोकसभा के बाद जब हम संसद की विधायी प्रक्रिया आपको बताएंगे कि संसद के जो कानून बनाती है किस प्रकार बनाती है, उसमें हम विधेयकों के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।